नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। आपको याद होगा कि खबर आई थी, एक्सियोस वगैरह पे खबर आई थी कि ट्रंप ने गाली गलौज की है नेतन्याहू के साथ। उसको जाने क्या क्या कहा है। ये कहा है कि मैं नहीं होता तो तुम जेल में होते। आपको याद होगा, इस पर बात करते हुए भी मैंने कहा था कि मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरह की कोई बातचीत नहीं हुई, ये जानबूझकर खबर फैलाई गई है। जो बात मैंने कही थी वो अल जजीरा अब जाकर कह रहा है, अल जजीरा कह रहा है कि ये टैक्टिक लीक हो सकता है, यानी जानबूझकर अपने फायदे के लिए किया गया लीक हो सकता है। सारा खेल ये था कि लेबनान में इजराइल बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है, तो एक सीज फायर दे दो। अब लेबनान में सीज फायर का मतलब क्या होता है, इसको आप बहुत कायदे से समझिएगा। लेबनान में सीज फायर का मतलब यह नहीं होता है कि इजराइल अटैक करना बंद कर देगा या हिजबुल्लाह के साथ कोई सीज फायर हो गया। लेबनान की जो सरकार है वो पूरी तरह से प्रो अमेरिकन सरकार है। अमेरिका ही उस सरकार को चलाता है। यहां तक कि उसकी जो आर्मी है, उस आर्मी को जो तनख्वाह जाती है वो भी अमेरिका ही देता है, ऐसा कहा जाता है। तो लेबनान की सरकार से समझौते के नाम पर यह होता है कि लेबनान की सरकार और लेबनान की आर्मी हिजबुल्लाह के ऊपर दबाव बढ़ाए, हिजबुल्लाह से हथियार छीन ले। इजराइल हिजबुल्लाह के नाम पर साउथ लेबनान में हमला करता रहे और उधर लेबनान की सरकार और उसकी आर्मी इजराइल से लड़ने की जगह हिजबुल्लाह से हथियार छीने। ये होता है समझौता लेबनान और इजराइल के बीच में, जिस पर इतना ज्यादा शोर मचाया जाता है। और आप देखिए, यही वजह है कि अमेरिका का अखबार रॉयटर्स कवर करता है कि लेबनान में जो ट्रूस कराया है ट्रंप ने, जो समझौता कराया है, उसका कोई असर दिखाई नहीं दे रहा। और हिजबुल्लाह सीधे सामने आकर कहता है कि हम इस सीज फायर को एक्सेप्ट नहीं करते। ईरान का शुक्रिया कहता है अपने साथ खड़े रहने के लिए और साथ में कहता है कि हम इस सीज फायर को एक्सेप्ट नहीं करते। जो लड़ाई चल रही है, किसी को लग सकता है कि यह सीज फायर हो गया तो हिजबुल्लाह के ऊपर हमले या साउथ लेबनान के ऊपर हमले रुक जाएंगे। आप जानते हैं, कल भी साउथ लेबनान पर हमला हुआ है, कारपेट बॉम्बिंग हुई है और अब भी दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है। हुआ यह है इस बार कि हिजबुल्लाह के पास एफपीवी ड्रोन है। यह बात इजराइल को नहीं पता थी। उसको लगा था कि सीरिया का रास्ता बंद हो गया तो ईरान से हथियार आना बंद हो गया, इनके लीडर को हमने मार दिया, जो वो पेजर बम चला दिया उसमें काफी लोग मर गए, तो हिजबुल्लाह एकदम खत्म हो गया है। यही इमेज बनाई गई थी। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ईरान को जब यह समझ में आया कि हथियार पहुंचाना मुश्किल हो गया है, तो उसने टेक्नोलॉजी पहुंचा दी कि अब हथियार की जरूरत है ही नहीं, खुद ही हथियार बनाओ। और लेबनान ने और गजा में हमास दोनों ने एफपीवी ड्रोन्स बनाए और इन एफपीवी ड्रोन्स का इजराइल मुकाबला नहीं कर पा रहा है। ये एफपीवी ड्रोन लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। रोज खबरें आ रही हैं कि इजराइल के सैनिक मारे जा रहे हैं और अगर अखबारों का माने तो 63 से ज्यादा इजरायली सैनिक घायल हुए हैं बुरी तरह से अब तक पिछले कुछ दिनों में। यानी इजराइल को लगातार नुकसान हो रहा है। वो हिजबुल्लाह को कमजोर करना चाहता है और इसमें लेबनान की सरकार की मदद चाहता है, और वही हुआ है समझौते के नाम पर, जिसको हिजबुल्लाह ने सीधे सीधे इंकार कर दिया है, मना कर दिया है। इधर ईरान, आप जानते हैं, लगातार ये शर्त लगा रहा है कि रेजिस्टेंस के खिलाफ जहां जहां लड़ाई हो रही है उसको रोका जाए। यानी इजराइल की डिमांड है कि हिजबुल्लाह के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उसको रोका जाए। लेकिन समझौते के नाम पर हिजबुल्लाह के ऊपर प्रेशर और बढ़ाने की बात है। इधर से इजराइल हमला करे, उधर से लेबनान की आर्मी हमला करे। लेबनान की आर्मी और हिजबुल्लाह यानी एक ही मुल्क के दो लोग आपस में लड़कर खत्म हो जाए, ताकि इजराइल जितनी जमीन चाहे उतनी जमीन कब्जा कर ले। ये पूरा खेल है और ये पूरी बात है जो ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में हुई होगी, जिसको गाली गलौज का लबादा पहना कर पेश किया एक्सियोस और बराक राविड ने, जिनके बारे में मैं बिल्कुल क्लियर हूं कि वो अमेरिका और इजराइल के लिए काम करते हैं। एक और खबर इजराइल से ही है, उसके बाद अमेरिका से एक खबर आपको मैं दूंगा। और वो खबर यह है कि इजराइल से तेल अवीव से यह खबर आई कि एक चलती हुई कार में विस्फोट हो गया है। एक चलती हुई कार में बम फूटा है जिसमें एक आदमी मारा गया है। यह खबर आई तेल अवीव से। बाद में पता चला कि जो मारा गया बंदा था वो मोसाद का सीनियर ऑफिशियल था और हंडाला ने, जो ईरान का हैकिंग ग्रुप है, उसने ये दावा किया कि यह विस्फोट उसने किया था। यानी
हंडाला ने मोसाद के ऊपर पूरी नजर बना के रखी थी, उसके एक सीनियर ऑफिशियल के ऊपर नजर बना के रखी थी, उसकी कार में बम प्लांट किया गया, यानी कोई अंदर का आदमी होगा वही बम प्लांट कर सकता है, और एक मोसाद के सीनियर ऑफिशियल को मार दिया। यानी इसका मतलब बहुत सीधा सा यह है कि एक तरफ इजराइल ईरान के अंदर खलबली मचाने की कोशिश कर रहा है, लगातार लोगों को खरीद कर वहां पर विस्फोट करवाना, ये करवाना, वो करवाना कर रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान भी यही काम इजराइल में कर रहा है और उसको सक्सेस भी मिल रही है। आप सोचिए बेशर्मी किस लेवल की होती है, जिस मुस्तफा खामनेई के बाप इमाम खामनेई साहब को पहले ही दिन शहीद कर दिया था इस जंग में डोनाल्ड ट्रंप ने, और अपना सीना पीट रहा था कि देखो कितना बड़ा काम कर दिया, ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दिया, अब तो ईरान बस हारने ही वाला है। जिस ईरान को वो कह रहा था कि एक पूरे कल्चर को हम खत्म कर देंगे, जिस ईरान को वो कह रहा था कि पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो चुका है, खत्म हो चुका है, उस ईरान के सुप्रीम लीडर से मिलना चाहता है। सवाल ये नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप मुस्तफा खामनेई से मिलना चाहता है या नहीं, बड़ा सवाल यह है कि क्या मुस्तफा खामनेई डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे। मुस्तफा खामनेई के जो वालिद थे, जो पिता थे इमाम खामनेई साहब, उन्होंने तो बहुत साफ कहा था कि अमेरिका के किसी राष्ट्रपति से, किसी प्रेसिडेंट से मिलने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि मैं नहीं मिलूंगा क्योंकि मैं उनसे मिलना नहीं चाहता, मैं उनको इस लायक नहीं समझता कि मैं उनसे मुलाकात करूं। अब कोई आकर यहां यह कमेंट कर दे कि वो तो किसी से नहीं मिलते थे, उसके पहले मैं बता दूं कि मिलने को तो वो नरेंद्र मोदी से भी मिले थे और तमाम सारे वर्ल्ड लीडर से मिलते थे, लेकिन अमेरिका के किसी राष्ट्रपति को न तो उन्होंने ईरान में कभी आने दिया और ना ही उससे मुलाकात की। अब सवाल यह है कि ट्रंप मुस्तफा खामनेई से मिलना क्यों चाहते हैं। आप जानते हैं इन लोगों ने पहले यह अफवाह फैलाई कि पता नहीं मुस्तफा खामनेई जिंदा हैं कि नहीं है। जब यह कंफर्म हो गया जिंदा हैं तो कहें अरे वो तो इतनी बुरी तरह से घायल हैं, इतनी ज्यादा उनको चोट लगी हुई है कि वो तो मुलाकात कर ही नहीं सकते, वो कुछ बोल ही नहीं सकते, तो मुस्तफा खामनेई सिर्फ नाम के लीडर हैं। उसके बाद जब यह क्लियर हो गया कि असल में मुस्तफा खामनेई ही लीड कर रहे हैं ईरान को, मुस्तफा खामनेई के यहां से जो मैसेज आता है उसी से सारी चीजें तय होती हैं, जो भी शर्तें तुम भेज रहे हो वो सारी शर्तें मुस्तफा खामनेई के सामने रखी जाती हैं, और वो जिन शर्तों पर हां का निशान लगाते हैं ईरान सिर्फ उन्हीं शर्तों को मानता है। तुम्हारे पास जो ईरान सारी शर्तें भेज रहा है वो वही शर्तें हैं जो मुस्तफा खामनेई ने तय की हैं। जब ये समझ में आ गया कि मुस्तफा ही लीड कर रहे हैं तो अचानक आवाज बदल गई, अंदाज बदल गया, सब कुछ बदल गया, और अब ये कह रहे हैं कि इनको फक्र होगा अगर ये मुस्तफा खामनेई से मिल पाए। मुझे नहीं लगता है कि मुस्तफा खामनेई इनको फक्र का कोई मौका देना चाहते हैं। दरअसल मैं दूसरी खबरों पे आऊंगा। एक बड़ी खबर है कि हिजबुल्लाह ने सीज फायर के लिए मना कर दिया है, लेकिन ईरान वाले मसले पर थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। दरअसल बहुत सारी चीजें हुई। कल कुवैत ने अचानक ईरानी एम्बेसी खाली करवा दी। कुवैत के ऊपर ईरान का हमला हुआ था और उसके बाद कुवैत ने ईरान की एम्बेसी खाली करा दी। कहा कि ईरान की एम्बेसी में जो लोग हैं वो पर्सोना नॉन ग्रेटा है, यानी उनकी जरूरत नहीं है, वो मुल्क छोड़कर चले जाएं, उनको कुवैत में रहने की कोई इजाजत नहीं है। अच्छी बात है, चले गए होंगे। लेकिन आज एक बयान आया है पजेश्कियन का। जब मैं आज कह रहा हूं तो आज 6 जून की तारीख है। आज पजेश्कियन साहब का एक बयान आया है और फार्स न्यूज पर यह बयान है। ईरान की जो आप कह सकते हैं सेमी ऑफिशियल न्यूज एजेंसी है फार्स न्यूज, उस पर यह खबर है और वो खबर कहती है कि ईरान के पास इस बात के सारे सबूत हैं कि यूएई ने पहले दिन से इस जंग में हिस्सा लिया था। पहले दिन से यूएई लगातार इस जंग में शामिल था। और यहां रोक के मैं आपको एक बात और बता दूं कि मार्क रूबियो का बीच में एक बयान आया था और मार्क रूबियो ने उस बयान में कहा था कि कुवैत और यूएई ने पहले दिन से हमारा साथ दिया है। जो शब्द इस्तेमाल किया था, जो लफ्ज इस्तेमाल किया था, वो था एग्रेसिवली। उनका कहना था कि सारे अरब मुल्क हमारे साथ थे, लेकिन कुवैत और यूएई ने एग्रेसिवली हमारा साथ दिया था, यानी कि जंग में सीधे सीधे हिस्सा लिया था। अभी जो ईरान के ऊपर अटैक हुए वो भी कुवैत की सरजमीन से हुए थे। भले अड्डा अमेरिका का हो, भले हथियार अमेरिका के हों, लेकिन जो हमले हुए थे वो कुवैत की सरजमीन से हुए थे। और ईरान ने पहले ही कहा था कि अगर किसी अरब मुल्क की सरजमीन से हमारे ऊपर हमले होंगे तो हम उस मुल्क के ऊपर अटैक करेंगे। उसमें ईरान ने अटैक किया। अब यह अटैक जो हुआ, इससे कुवैत का जो हवाई अड्डा है उस पर भी नुकसान पहुंचा। कुवैत ने बाकायदा वीडियो जारी किया है कि कैसे ड्रोन आया और हवाई अड्डे पर गिरा।
ईरान का कहना है हमारा ड्रोन नहीं था, इसमें जो पैट्रियट मिसाइलें अमेरिका की जो होती हैं, जो ड्रोन्स का मुकाबला करने के लिए या कह सकते हैं इंटरसेप्टर के तौर पर निकलती हैं, वो होंगी। अब ईरान सही कह रहा है या नहीं मुझे नहीं पता। कुवैत का कहना है कि ईरान के ही ड्रोन्स थे, लेकिन ईरान ने कुवैत पर अटैक किया था, ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है, ये तो ईरान भी एक्सेप्ट कर रहा है। तो कुवैत और यूएई ये दो कंट्रीज हैं जिनके बारे में लगातार ये खबर आ रही है कि ये इस जंग में सीधे शामिल थे।